नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत राधे कृष्णा। और आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे कि कैसे बनेगा यूपी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी, क्या है पूरा महाप्लान और इसको लेकर के बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना क्या रोड मैप प्रकाशित किया गया है। इसी चीज को लेकर के पूरी एक न्यूज़ जो है इस समय एक अखबार में प्रकाशित की गई है। मैं आपको उसको दिखाऊंगा भी और उसके बेसिस पर क्या क्या आपके मेंस रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको मैं यहां पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके साथ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ को लेकर के। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों सज्जनों वो मैं आपको बेसिकली शेयर कर दूंगा अपने इस टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल मैं आपके साथ यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू के इस चैनल पे पूरे हिस्ट्री के मेंस के पोर्शन को डील करता हूं, उत्तर प्रदेश पेपर 5 के पोर्शन को डील करता हूं और इंटरनल सिक्योरिटी के पोर्शन को डील करता हूं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की तरफ ही रहता है। इसी कारण मैं यहाँ पर भी बहुत सारी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ को शेयर करता रहता हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अवश्य इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। ये पूरी आपको बेसिकली एक न्यूज़ दिखाई पड़ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारत का तेजी से उभरता हुआ निवेश गंतव्य। अब मे भी है इस निवेश गंतव्य किस प्रकार से उत्तर प्रदेश निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है और यही निवेश गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी का एक सृजन करने का संवाहक के रूप में देखने के लिए आपको मिलेगा। और आपको मालूम है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका भी अब उद्घाटन आपने देखा भी है, ठीक है ना। इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसी एक एक पॉइंट को आपके साथ बेसिकली चर्चा करेंगे। इस सारे डेटा को आप अपने उत्तर प्रदेश पेपर 6 के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसका डेटा यूज कर सकते हैं पेपर 6 के अकॉर्डिंग, और यही आपके मेंस रिलेटेड कंटेंट के रूप में बेसिकली काम करेगा। तो अपनी कॉपी को बना करके चलिएगा। इसका जो भी पीडीएफ है वो मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का तेजी से उभरता निवेश गंतव्य बनकर सामने आया है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो वे कारक जो हैं ये आपको अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पूरा न्यूज़पेपर कटिंग, उसमें सारा यही चीज दिया गया है कि कौन से निवेश के कारक हैं और कैसे निवेश गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है। दूसरा इसमें एक और है कि स्टार्टअप और नवाचार जो है उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक शक्ति के रूप में बनकर उभरे हैं। राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। बिना स्टार्टअप के आप निवेश गंतव्य के रूप में इसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स वाई इसमें स्टार्टअप्स की भी कुछ चर्चा की गई है और उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी भी बेसिकली लागू की गई है, जिसमें इंक्यूबेटर से लेकर के कैसे मार्केट को कनेक्ट करना है, कैसे नए नए स्टार्टअप्स को बेसिकली डेवलप करना है, इसका एक पूरा इकोसिस्टम खाका दिया गया है स्टार्टअप पॉलिसी में। इसी चैनल पर मैं उसको पढ़ा भी चुका हूं, आप उसको देख भी सकते हैं स्टार्टअप पॉलिसी उत्तर प्रदेश की क्या है। फिलहाल बात किया जाए तो एक बहुत अच्छा बेसिकली इसमें यहां पर कटिंग दी गई है और इसी कटिंग को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ उत्तर प्रदेश अग्रसर है। यहां पर देखिए लिखा क्या है इसमें कि 9 वर्षों में प्रदेश भारत के संभावनाशील निवेश गंतव्य के रूप में अपने आप को मजबूत रूप से स्थापित किया है। आखिर इस निवेश गंतव्य को स्थापित करने में कौन से कारकों का सबसे बड़ा योगदान है जो उत्तर प्रदेश को निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं? तो इसमें एक पॉइंट यहां पर आपको मिलता है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के ऊपर किया है। अगर आप देखें तो आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। आप पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक देखें तो आप नॉन स्टॉप आप लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होकर यमुना एक्सप्रेसवे से आकर के जुड़ता है। इन्हीं को ही जोड़ा गया है बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे से, और एक नया एक्सप्रेसवे अब प्रस्तावित हुआ है, स्पेशली जो हमारा जो तराई बेल्ट है वहां से होता हुआ निकल के आएगा, जिसे आप गोरखपुर नोएडा एक्सप्रेसवे के रूप में देखेंगे। और
ये एक्सप्रेसवे इधर जलपाईगुड़ी से और इधर आप देखेंगे तो पंजाब के इधर हरियाणा अंबाला कैंट से भी बेसिकली जुड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो निवेश गंतव्य के रूप में आधारभूत संरचना को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। प्रगतिशील नीतियां अपनाई गई हैं। कौन सी नीतियां? एफडीआई फॉर्चून पॉलिसी आई है, स्टार्टअप पॉलिसी आई है, न्यू टाउनशिप पॉलिसी आ रही है, जैव ऊर्जा पॉलिसी आ रही है, सोलर पॉलिसी आई है। ये सारी पॉलिसीज भी उत्तर प्रदेश को परफेक्ट बना रही हैं। उन्नत कनेक्टिविटी, अनूठा संगम देखने को लिए मिलता है। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, औद्योगिक हब, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बेसिकली उत्तर प्रदेश इस समय डेवलप कर रहा है। जो लगभग 29 से ज्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ डेवलप किए गए हैं। इंटीग्रेटेड जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। ये इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि वहां पर सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। एक प्रकार से प्लग और प्ले पार्क के रूप में ये काम करते हैं। प्लग प्ले पार्क का मतलब है कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके सरकार देती है, पूरा आप बस आते हैं वहां, कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं और अपना सामान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले से ही प्री प्लान तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपको ये सारी चीजें दे रही है। और इसको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट किया गया और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत नए नए इंक्यूबेटर सेंटर्स को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, ताकि उद्योग और जो उद्योग की डिमांड है और शिक्षा का जो डिमांड है उस दोनों में एक प्रकार के तालमेल को विकसित किया जा सके। तो वैश्विक और घरेलू निवेशकों की पहली पसंद बना है। इसके अलावा कृषि, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, नहीं देखा है तो विनम्र निवेदन है जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो वाले सेक्शन में ही बेसिकली पड़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर का मैंने आपसे वहां पर डेटा शेयर किया था। आपको याद होना चाहिए कि 2017 में लगभग 8% की हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। ये 18% की ग्रोथ से बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बढ़ रहा है। केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, उसमें हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था कि हॉर्टिकल्चर सेगमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नया निवेश आ रहा है। एमएसएमई सेक्टर को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार टेक्नोलॉजी और युवा सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए सुधार किए गए हैं। कर नीतियों का विकास किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं उत्तर प्रदेश को एक विकास इंजन और ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप कर रही हैं। अब इसको एक एक करके हम यहां पर देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले स्टार्टअप्स को बेसिकली उत्तर प्रदेश कैसे फोकस कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में बेसिकली शामिल है। A1 का इसको दर्जा दिया गया है। देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। 21,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बेसिकली इसमें अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और ये हर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हर जगह आपको ये सेक्टर्स मिलेंगे। और सबसे मजबूत चीज क्या है कि महिला इंपावरमेंट इसके सबसे बड़ा एक तत्व आ रहा है, क्योंकि 50% से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो महिला उद्यमियों के हाथ में है। लगभग 76 इंक्यूबेटर सेंटर्स को स्थापित किया गया है। ये इंक्यूबेटर सेंटर जैसे आईआईटी कानपुर में भी है, एकेटीयू आपका लखनऊ में भी है, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर इनको बेसिकली बनाया जा रहा है। इंक्यूबेटर जो होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे अंडा होता है तो इंक्यूबेशन में उसको रखा जाता है ताकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। वैसे इंक्यूबेटर के तहत एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिया जाता है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, मार्केट प्रोवाइड कैसे किया जाए वो सारी चीजें बेसिकली बताई जाती हैं, ताकि जो स्टार्टअप्स में निवेश करने वाला व्यक्ति है उसको सारी ABCD पता रहे, तभी वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले सकता है। इसी प्रकार 8 यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश से ही हमको देखने के लिए मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर यूनिकॉर्न का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या कैपिटल रखी गई है जिसके तहत एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार MSME सेक्टर को देखें तो MSME सेक्टर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का वैसे निर्यात को अगर आप देखें ओवरऑल तो 86,000 करोड़ से बढ़कर 1,86,000 करोड़ तक बेसिकली हमारा निर्यात सेक्टर हो चुका है 2016-17 से लेकर। अब इस डेटा को आपको रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश कैसे एक निवेश गंतव्य के रूप में बदल रहा है, केवल मेक फॉर इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सेक्टर बन रहा है MSME सेक्टर। 96 लाख से ज्यादा MSME सेक्टर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और MSME सेक्टर को बूस्टअप देने में सबसे बड़ा योगदान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का रहा है। उसी प्रकार औद्योगिक अवसंरचना के लिए हमने प्लेज योजना को भी चालू किया है। प्लेज योजना जो है वो औद्योगिक प्लेज योजना बहुत सारी चीजों के लिए चल रही है। ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, प्लग एंड प्ले पार्क को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए बेसिकली प्लग एंड प्लेज योजना चल रही है। एक जनपद एक व्यंजन, ये भी एक नवीन योजना बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
चलाने का बेसिकली प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर से बेसिकली प्रॉपरली जोड़ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वैल्यू एडिशन होगा तभी आप एक जनपद एक व्यंजन की तरफ बेसिकली ले जाने का प्रयास करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर के फैक्ट्रीज को भी डेवलप किया जा रहा है। उसी प्रकार जैसे दाल का है तो दाल मिलों को बेसिकली यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, कहीं कहीं काला नमक चावल है तो उसके आधार पर इंडस्ट्री को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। तो एक ये भी चीजें यहां पर हमको देखने के लिए मिल रही हैं। शुगर केन है तो शुगर केन इंडस्ट्री को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार निवेश और रोजगार को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अट्रैक्ट किया जा सके, उसके लिए लगभग 34 सेक्टोरल नीतियां बेसिकली लागू की गई हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं और एग्रीकल्चर, इन तीनों को टारगेट किया गया है। निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल बनाए गए। निवेश मित्र जो है एक सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है, जिसमें आपको इधर उधर डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंगल डिपार्टमेंट के रूप में निवेश मित्र काम करता है और आपकी सारी जो प्रोसीजर होती है उसको यहीं पर पास किया जाता है। निवेश सारथी पोर्टल एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यह सारथी के रूप में काम करता है। कहां पर निवेश करें, कैसे निवेश करें, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसकी पहले से ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है निवेश सारथी पोर्टल के तहत। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अभी तक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई हैं, इन्वेस्टर समिट्स हमारे यहां पर हुए हैं, ठीक है। उसमें लगभग 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको धरातल पर लागू कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 को भी हमारे यहां लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश लगभग 55% से ज्यादा केवल जो मोबाइल्स हैं उन सबको बेसिकली एक्सपोर्ट करने में अपनी भूमिका को निभा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में अभी हमारे मंत्री जी भी गए थे बाकायदा। एआई, डेटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेटा सेंटर जो है ये अपने आप में सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है और नए डेटा सेंटर्स आपको नोएडा में बेसिकली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई के रूप में लखनऊ को एआई सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग में सरकार की नीति यह है कि बेसिकली जहां पर फार्म है उसी के आसपास छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स को बनाया जा सके, ताकि किसान के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके और उसी खेत के पास ही बेसिकली ऐसी चीजें बने। नवीकरणीय ऊर्जा को भी बेसिकली हम प्रमोट कर रहे हैं और रक्षा क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा काम कर रहा है। फार्मा कॉन्क्लेव भी किया गया है 1.0। फार्मा राजधानी के रूप में बेसिकली आपका जो ललितपुर ये वाले क्षेत्र हैं इनको फार्मा राजधानी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर को निर्मित किया गया है। इसी प्रकार एफडीआई प्रवाह जो है उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 2000 से 2017 तक लगभग 3000 करोड़ मान लीजिए, याद करने के लिए, ये बढ़ करके लगभग 17,000 करोड़ हो चुका है 2017 से 25 के तरफ। तो ये अपने आपको दिखा रहा है कि क्यों इन्वेस्टमेंट का एक अट्रैक्टिव जोन बन रहा है। इसलिए बन रहा है क्योंकि ऐसी हमने नीतियां अपनाई है। कौन सी नीतियां अपनाई है? जैसे ये वाली नीतियां हमने बेसिकली अपनाई है और इसको तार्किकता प्रदान करने के लिए, समर्थन देने के लिए आप इस डेटा को यूज कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से प्रमोट कर रहा है। तो आप इसको वहां पर बेसिकली दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ठीक है, 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी को हम लोग लगातार अपना रहे हैं, तो संभावनाओं के द्वार लगातार खुलते चले जा रहे हैं। जैसे यहां पर दिख रहा है, नोएडा को आईटी हब बना रहे हैं, कानपुर को ड्रोन हब बना रहे हैं, लखनऊ को एआई हब बना रहे हैं। तो ये एआई हब का मतलब क्या है? उस प्रकार की शिक्षा होगी, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी, उस प्रकार की कंपनियां होंगी। यहां ड्रोन हब का मतलब क्या? उस प्रकार की शिक्षा, टेक्नोलॉजी, डिमांड, शिक्षा, उद्योग, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। औद्योगिक संरचना को बनाने के लिए प्लग एंड प्ले पार्क को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। लोगों का उत्थान करने के लिए, लोगों को मजबूत बनाने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा को चालू किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं बेसिकली प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा एक्सप्रेस वे भी हैं दीर्घकालिक विकास हेतु। जैसे
हमारा नीति आयोग बनाया गया है, वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बेसिकली राज्य परिवर्तन आयोग का भी निर्माण करवाया गया है। जैसे नीति आयोग सरकार को प्रॉपर सलाह देने का एक बहुत सशक्त माध्यम है, वैसे ये जो राज्य परिवर्तन आयोग आप देख रहे हैं, ये राज्य परिवर्तन आयोग राज्य सरकार को किस प्रकार की बेहतर नीतियां लागू की जा सकती हैं, एक प्रतिस्पर्धी संघवाद के तहत राज्य किस प्रकार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अपने यहां लेकर के आ सकता है, एक अनुकूल नीतिगत वातावरण को निर्मित किया जा सकता है, इसको लेकर के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक कमीशन भी बनाया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। इसके अलावा हाई लेवल का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें रोबोटिक मिशन, यूपी एआई मिशन को प्रमोट किया गया है। आईटीआई में एआई लैब्स बनाई जा रही हैं, एआई डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एआई प्रज्ञा कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम द्वारा किसानों, छात्रों, डॉक्टरों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अर्थात मानव पूंजी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, देश का उसी अब आपसे यह कहा जाए कि अमेरिका का डेवलपमेंट ज्यादा होगा या अफ्रीका का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा ग्रोथ सेक्टर को दिखाएगा, तो मेरे भाई अमेरिका वैसे ही इतना विकास कर चुका है कि वहां पर इस समय जो जीडीपी बढ़ेगी तो वो बहुत कम मात्रा में बढ़ेगी। जब अफ्रीका में बढ़ेगी तो बहुत तेजी से शूटअप कर जाएगी। क्यों शूटअप कर जाएगी? क्योंकि वहां पर इस प्रकार का डिमांड है अभी, समझिए बात को। तो भारत में अभी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लगभग थर्ड लेवल पर जो है इस समय जीडीपी के रेशियो में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जबकि दक्षिण भारत को देखेंगे तो वो ऑलरेडी अपने विकास को कर चुके हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का इस समय सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें इस प्रकार से 77% हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीण सेक्टर में, उसके बावजूद हम जो ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं और जो हमारी जीडीपी आज थर्ड स्थान पर बेसिकली हमको दिखाई दे रही है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश संभावनाओं का बहुत रिच स्टेट के रूप में है, बहुत रिच स्टेट के रूप में। दैट्स वाई निवेश अट्रैक्शन भी हो रहा है और साथ ही ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म भी किया जा रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड में बीडा का गठन किया गया है और 2 कॉरिडोर हमारे यहां से स्पेशली जाते हैं। अमृतसर और कोलकाता वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका तो एक मेजर पार्ट जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। आई थिंक सो लगभग 57% के आसपास, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी बेसिकली हमारे यहां से जा रहा है। इसके अलावा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये हमारे उत्तर प्रदेश से एक मेजर चंक को रखता है। इसी के परिणाम स्वरूप आगरा और प्रयागराज ऐसा है जहां इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को स्थापित किए गए हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है वहां पर प्रयोगशालाएं भी होंगी, शिक्षा का एनवायरनमेंट भी रहेगा, प्रॉपर कंपनियां भी रहेंगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रहेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी रहेंगे। मतलब एक ही जगह पर सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। और ये जब एक ही जगह सुविधाएं मिल जाती हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम रहेगा, प्रॉपर मार्केट का लिंक रहेगा, तो ऐसी जगहों पर ही इन्वेस्टमेंट आता है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को बेसिकली फोकस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर युवाओं को भी प्रमोट करने के लिए यहां पर अब अगर आप देखें तो 18% से घट करके हमारी बेरोजगारी लगभग 2% पर आ चुकी है, 2% पर इस समय आ चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम नियोजित कर पा रहे हैं। जैसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, एक हाई लेवल की एजुकेशन सेक्टर में हम उसको लेकर के आ पा रहे हैं, जो हमारी बदलती आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है और वर्तमान की जरूरतों के अनुकूल भी है। जैसे एआई हो गया, जैसे रोबोटिक्स हो गया, जैसे एडवांस कंप्यूटिंग हो गया, इंडस्ट्री 4.0 हो गया, तो यहां पर भी युवाओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल विकास के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी बेसिकली भारत में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। डिजिटली युवाओं का सशक्तिकरण करने के लिए लैपटॉप योजना और टैबलेट जैसी चीजें बेसिकली प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा युवाओं को कोलेटरल फ्री लोन के लिए युवा स्वरोजगार योजना चल रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बेसिकली चल रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर को प्रमोट करने के लिए यहां अगर आप देखें तो हमने 6 रणनीतिक नोट्स बनाए हैं, अलीगढ़ में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, और यहां पर आप देख सकते हैं लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में नोट्स बनाए गए हैं स्पेशली। इसी प्रकार निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में हमारे उभरे हैं कौन? कानपुर, झांसी और लखनऊ। झांसी को वर्तमान में आधुनिक नोएडा के समान बना रहे हैं, उसके बगल में ललितपुर को फार्मा कैपिटल के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं तेजी से अधिग्रहण हो चुका है, लगातार कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं? तो देखिए, जैसे अडानी डिफेंस
कानपुर में बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ब्रह्मोस जो है वो लखनऊ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एरोलाई टेक्नोलॉजी इसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक बड़ी कंपनियां भी यहां पर अपना निवेश कर रही हैं। और छोटी छोटी एमएसएमई सेक्टर जो होता है, देखिए एक समझिए बात को, डिफेंस कॉरिडोर है तो बड़ी कंपनियां तो है ही, छोटी कंपनियों का भी यहां पर उद्भव होगा ही होगा। उसके अलावा सर्विस सेक्टर का भी ऑटोमेटिकली उद्भव होगा। शिक्षा का तंत्र भी उसी प्रकार से आता है, उद्योगों का तंत्र भी उसी प्रकार से आता है। कभी भी इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके अनुकूल सरकार को एक पूरा इकोसिस्टम को भी डेवलप करना होता है। नहीं भी डेवलप करेगी तो ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम फिर डेवलप होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड पुल चीजें अपने आप चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहां पर भी वो सारी चीजें हो रही हैं इस समय। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, देखिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे अमेरिका की एक कंपनी है और वो भारत में बेसिक, आजकल कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होता कि केवल अपने देश से वर्क कर रही है, वो आउटसोर्सिंग करने का प्रयास करती है। मान लीजिए कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, वो अब नोएडा में बेसिकली अपना ऑफिस खोलती है और यहां से बेसिकली अपनी सारी चीजों को ऑपरेट करना स्टार्ट करती है। उसका एक ऑफिस चाइना में होगा तो वहां से वो बेसिकली अपनी चीजों को ऑपरेट करना स्टार्ट करती है। तो वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में बेसिकली काम करते हैं। इसके थ्रू उनको अपनी कॉस्ट को कम करने में मदद भी मिलती है, दूसरी तरफ युवाओं को नए रोजगार की संभावनाएं भी बनती हैं। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के रूप में बेसिकली डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटर पार्क्स का निर्माण किया जा रहा है। अब ये जो 8 डेटा सेंटर पार्क्स का निर्माण किया जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप जो भारत का डेटा है वो भारत में ही रहने की संभावना यहां पर बढ़ेगी। इससे प्राइवेसी का इश्यू तो सॉल्व होगा ही होगा। एक बड़े स्तर पर बेसिकली भारत सरकार के पास भी अपना डेटा जो है वो प्राप्त होगा। उसके आधार पर बेहतर निर्णय निर्माण की क्षमता को सृजित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएई, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान में समर्पित कंट्री डेस्क हमने स्थापित की हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशल क्या कहते हैं, जापानी डेस्क बनाई है, कोरिया डेस्क बनाई गई है, अमेरिकन डेस्क बनाई गई है। इसका डेस्क का मतलब यह है कि वहां से अगर कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है तो उनको हम एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। एक ही जगह पर वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि एक जो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो होते हैं उन सबको बेसिकली समाप्त किया जाता है। लखनऊ और हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और एपरल पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक बस निर्माण संयंत्र, ठीक है, ये अपनी जगह है। यहां पर आपको दिख सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो जीवीए में 25% की ग्रोथ को दिखाता है। मतलब राष्ट्रीय औसत लगभग 12% का है। उत्तर प्रदेश दुगने की स्पीड से बेसिकली यहां पर वर्क कर रहा है। ये क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि एक्चुअल में इसका अभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है प्रॉपरली। आप भी जानते हैं, जहां का लगभग 22% नगरीकरण हो और 77% जनसंख्या स्टिल ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हो, तो उसके अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो आसानी से अच्छा खासा ग्रोथ को दिखा सकता है। वो ग्रोथ महाराष्ट्र नहीं दिखा सकता, वो ग्रोथ आपको तमिलनाडु नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनका डेवलपमेंट पहले से ही बहुत हो चुका है। ठीक है, यहां पर आपको दिख भी रहा है लगभग फरवरी 26 तक अगर देखें 16-17 से लगभग 32,000 से ज्यादा कारखानों की स्थापना हुई है। अब आप यहां पर इसको समझें कि उत्तर प्रदेश भारत का तेजी से उभरता हुआ निवेश गंतव्य बनकर सामने आया है। राज्य में निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। अब यहां पर आप इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए कि निवेश गंतव्य क्यों बनकर के सामने आया है। अगर आप देखें तो 8% से लेकर 18% तक हमारी ग्रोथ दिखाई दे रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। लगभग 25% हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लगभग 47% के आसपास हम सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एफडीआई के पोर्शन में भी देखें तो लगातार 2016-17 से लेकर यहां पर हमको एक 17,000 करोड़ का मेजर चंक देखने के लिए मिल रहा है। 96 लाख से ज्यादा हमारे पास एमएसएमई सेक्टर है। एक इन्हीं डेटा को पकड़ करके बेसिकली हम ना अपना एक इंट्रो बना सकते हैं इसमें और इसको साबित कर सकते हैं। एक दूसरी हेडिंग फिर आएगी कि भाई कौन कौन से इसमें कारक हैं। तो कारक में एक अवसंरचना का कारक हम लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली कारक आ जाएगा। एक पॉलिटिकल कारण आ जाएगा कि सरकार अपनी अनुकूल नीतियां अपना रही है। एक उसी प्रकार हम यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का लिख लीजिएगा। एक ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली कारण आ जाएगा, तो उसको हम देख लेंगे। एक बड़ा स्टेट है तो इसमें भी एक प्रकार से देखें तो अभी अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है, तो उस डेवलपमेंट को दिखा सकते हैं। और इसमें यह भी दिखा सकते हैं कि स्टेट की कौन सी पॉलिसीज हैं उसको उठा करके दिखाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो नवीन नीतियों को भी बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो कौन कौन सी नीतियां हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट मिशन, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम है, उसी प्रकार जैव ऊर्जा की नीतियां हैं, नए नए डिफरेंट सेक्टोरल चीजों को उठाया जा रहा है उसको दिखाए, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जोन है, निवेश मित्रा पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, ये सारी चीजों को बेसिकली हम प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इन सबको बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो ये से आपको बताएगा कि इस कारकों के आधार पर ये चीजें हो रही हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हम निर्यात सेक्टर को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो 86,000 करोड़ से 1,86,000 करोड़ तक हम जा चुके हैं। तो इस आधार पर आप इस क्वेश्चन को बेसिकली लिख सकते हैं। उसी प्रकार स्टार्टअप और नवाचार उत्तर प्रदेश की नवीन आर्थिक शक्ति बने हैं। तो इसका हमको अगर उठाना होगा आंसर तो हम यहीं से नहीं उठा लेंगे, इसी से हम उठा लें कि उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में क्या कहते हैं स्थापित हुआ है और भारत की हाल ही में भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य का इसको दर्जा दिया गया। या उत्तर प्रदेश जो है आज उसमें 8 यूनिकॉर्न जो है बेसिकली देखे जाते हैं और लगभग 21,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। इसको उठा करके एक पूरा हम इंट्रो यहीं से बेसिकली बना सकते हैं डेटा के आधार पर और इसके आधार पर फिर हम यहां पर बता सकते हैं कि स्टार्टअप नीति, तो अब इसके लिए आपको स्टार्टअप पॉलिसी 2020 की तरफ जाना पड़ेगा। वो आपको बताएगी कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें आएंगी। तो हमको स्टार्टअप नीति को देखना होगा, मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया है, आप उसको देख लीजिए, आप उसको बेसिकली लिखेंगे। इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव देखिए इकोनॉमिक प्रभाव होता है, सामाजिक प्रभाव होता है, पॉलिटिकल प्रभाव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभाव होता है, वैदेशिक प्रभाव होता है। ये सारे प्रभाव जो होते हैं, युवा शक्ति के ऊपर प्रभाव होता है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर प्रभाव होता है। तो प्रभाव बहुत आसानी से बेसिकली उसको लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसके जो भी नोट्स हैं वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज के दिन, स्पेशली आज के दिन, आज रात्रि 12 AM तक हमारी बेसिकली ये सेल चल रही है जिसमें आपको यूपी पीसीएस के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का तो डिस्काउंट दिया ही जा रहा है, डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। मैं इस सेगमेंट में आपके साथ पूरे हिस्ट्री के सेगमेंट को, उत्तर प्रदेश पेपर 5 के सेगमेंट को और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के सेगमेंट को डील करता हूं। ये हमारा आरंभ बैच है, ये हमारा आरंभ बैच है, इसके बारे में बता देता हूं। देखिए आरंभ एक फाउंडेशन का बैच है। यदि मेरे भाइयों बहनों आपने अगर तैयारी का निर्णय लिया है तो मैं आपसे यही कहूंगा, यही आपके लिए फाउंडेशन के रूप में काम करेगा। इसमें जीरो से शिखर तक पहुंचाने वाली पूरी हमने सेगमेंट को शामिल किया हुआ है। 2 प्रकार के बैच हैं, गोल्ड और एक का नाम है प्लैटिनम। गोल्ड में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की हम लोग तैयारी कराते हैं। इसमें आपको एक मेंटोर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन आपको जब भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी बात को मानिएगा एज अ बड़े भाई के रूप में, तो प्लैटिनम बैच के साथ ही जाइएगा। प्लैटिनम में आपको गोल्ड के सारे फीचर्स मिलते हैं, इसके अलावा पूरी टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीलिम्स की भी और साथ में मेंस की भी। इसके अलावा फिर आपको यहां पर एनसीईआरटी के सारे वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपके घरों में बुक्स भी भेजी जाती हैं। टीचर स्पेशली मेंटोर के रूप में आपके साथ जुड़ते हैं और इसकी वैलिडिटी 4 सालों की होती है, इसकी वैलिडिटी 2 सालों की होती है। पेपर आपका जो है लगभग 1.25 साल के भीतर खत्म किया जाता है, लेकिन आपके पास देखने की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो 4 सालों की होती है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है। बहुत बड़ा लाभ इस प्रकार से है कि आपने जो पढ़ा है उसको लगातार आप हमारे स्टडी आईक्यू के जो विद्वान हैं, टीचर हैं, उनके पास अपना आंसर भेज सकते हो, लगातार उनको चेक करा सकते हो। कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो 4 सालों तक आप बेसिकली उनके प्रॉपर टच में रहते हो और उनकी जो भी मदद होती है वो आप बेसिकली प्राप्त कर सकते हो। तो एक बहुत बेहतरीन बैच है, एक अच्छी टीम आपके साथ यहाँ पर जुड़ती है, अनुभवी टीम यहाँ पर आपके साथ जुड़ती है। इस बार बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं, आपको ये पता भी है। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस कोड का यूज कर सकते हो, दैट इज साई लाइव। साई लाइव आपको दिख रहा है, आप इसका यूज कर सकते हो। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एज अ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको यहां पर प्राप्त होती है। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमसे जो भी आपके लिए होता है हम उसके आपकी यहां पर मदद करते हैं।
ठीक है, तो आप यहां पर बैच रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर बेसिकली व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9936574950 पर। यहां पर भी बेसिकली ये कोड मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप यहां पर इसको देख सकते हो। तो देवियों सज्जनों, पेपर 5 पेपर 6 को बड़ी गंभीरता से तैयार कीजिए, डेली तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसी प्रकार के हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, लगातार आप पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की कोई आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।